नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज भारद्वाज। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, तो मैं गेस्ट कहना से ठीक नहीं रहेगा, बस कंपनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं ये। तो इनको एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर उन्होंने ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी काम किया है, यमुना पे भी काफ़ी काम किया है। तो एक अच्छी खासी नॉलेज है अबाउट द सेक्टर्स, अबाउट द प्राइस विच इज़ गोइंग राइट नाउ इन द मार्केट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है। तो लकी भैया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि जी जी सबसे धन्यवाद। पहले तो आप अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपनी जर्नी कैसी आपकी रियल एस्टेट की रही। कोई नहीं, जर्नी को करीब करीब 2010-11 से हम इस फील्ड में स्टार्ट है। हमारा आना हुआ था, मतलब बाय डिजास्टर कह लो, बाय एक्सीडेंटली। मतलब ऐसा नहीं था कोई प्रोफेशनली ये शुरू से इस बिजनेस के उसमें जी जी। आने का इरादा था, इसकी प्री प्लानिंग की थी। तो ज़्यादातर लोग ठीक है, मतलब हमें हालांकि एजुकेशन भी ठीक है, एमबीए किया हुआ है, कई जगह जॉब भी की थी, लेकिन मतलब इस प्रोफेशन के बारे में सोचा नहीं था। बट जब आए तब इसमें पूरी तन्मय के साथ काम किया, फिर लगे रहे। तो ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, ग्रेटर नोएडा से शुरुआत की, काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ग्रेटर नोएडा को ओवरऑल मान लीजिए 2010-11 के बाद से अब तक 13-14 साल में जैसा डेवलप हुआ है। हमारे यमुना मान लीजिए आप, हमारे सामने स्टार्ट हुआ, हमारे सामने मार्केट में सब, वहाँ पर डेवलपमेंट से लेकर के आज जो करंट में सारे फेस चल रहे वो हमारे सामने ही है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रेटर नोएडा का और मतलब यमुना का कि हाँ, आंखों के सामने से दिखता हुआ सब चीज़ें हैं, कैसा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसा आज की डेट में चल रहा है। तो मतलब कहा जाए तो ग्रेटर नोएडा को पैदा होते हुए और फिर बढ़ते हुए भी देखा आपने। नहीं, ग्रेटर नोएडा तो 2000 क्या आप 91 से स्टार्ट है, तब से सेक्टर बन गए। 2010 तक कह लीजिए आप, ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा में सारे सेक्टर लॉटेड हो चुके थे। मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट आज की डेट में ओवरऑल ग्रेटर नोएडा आप मान लीजिए 90% सेचुरेटेड डेवलपमेंट के मामले में हो चुका है। तो हम ये मान लें कि मतलब 2010 में जो कंडीशन थी ग्रेटर नोएडा की, वो आज के टाइम पे यमुना की है, ऐसा मान सकते हैं। यस यस, बिल्कुल उस चीज़ में आप कंपैरिजन कर सकते हो। जो 2010 में ग्रेटर नोएडा का था, वो आज की डेट में आप ईडा एरिया उसको आप कंपेरेटिवली कर सकते हो। तो भैया, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसा, मतलब क्या आगे जैसे एक्सपेंशन हो रहे हैं, जी। अर्बन नए नए जो एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे न्यू नोएडा फॉर्म किया जा रहा है, इधर यमुना हो गया, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा इन दोनों एरिया का ओवरऑल अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्या मतलब आप इसमें क्या हमें बताना चाहेंगे। जी खेरू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और जो मेनली बुनियादी ढांचा ग्रेटर नोएडा का इस टाइम है। देखिए, ग्रेटर नोएडा का जो आप प्रोस्पेक्टिवली आज की डेट में जो एक कह लीजिए स्टेट इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में लोगों के एक नॉलेजेबल नाम है भी ग्रेटर नोएडा नाम की कोई पैलेस है। तो उसमें पिछले 5-6 सालों में बहुत ही कह लीजिए आप रेवोल्यूशनली चेंज हुआ है, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। उसके पीछे 4 से 6 बड़े रीजन है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिल्ली से सटा हुआ नोएडा एस्टेब्लिश हुआ। दिल्ली की रिक्वायरमेंट थी, दिल्ली के पास दूसरा एरिया बना नोएडा, यूपी का पहला था। तो नोएडा जब सैचुरेटेड हुआ, नोएडा की कल्पना फिर बनी, फिर धीरे धीरे उसके साथ दूसरा शहर हुआ, तो ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ। तो ग्रेटर नोएडा जब डेवलप हुआ, ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई, तो मेन लैंडमार्क ग्रेटर नोएडा का परी चौक बना। तो परी चौक आने के लिए आपको नोएडा से अगर आप परी चौक आएंगे तो एक पुराना रोड जो आज भी कनेक्टेड है, सलारपुर वाला है, छलेरा से लेके सलारपुर सूरजपुर होता हुआ परी चौक तक आता है। एक सिंगल सी रोड हुआ करती थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2000 से पहली बात है, Okay. अर्ली 2000 के आसपास। तो ग्रेटर नोएडा की नो डाउट शुरुआत के डे वन से ही जो प्लानिंग थी, इसकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। इनका जो ये रोड वगैरह, ग्रीन बेल्ट कह लीजिए आप, इंस्टीट्यूशनल एरिया का सेपरेशन होना, इंडस्ट्रियल एरिया का सेपरेशन होना, और मतलब एक वाइड वाइड एरिया में बनाना, एक गोल चक्कर का जो कंसेप्ट हमारे एनसीआर में किसी भी शहर में नहीं है। इसकी स्टडी अथॉरिटी ने, मतलब आप कह सकते हो जो कुछ कॉपी किया था, या जो शहर का एक स्टडी टूर किया था, वो चंडीगढ़ से किया था इन्होंने, अच्छा। कि एज ए चंडीगढ़ लुक लाइक एक नया सिटी बसाते हैं, रिक्वायरमेंट है ग्रेटर नोएडा। तो नो डाउट अथॉरिटी की डे वन से ही प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। उसी को देख करके इन्होंने एरिया चूज किया, बड़े बड़े वाइड रोड, वाइड ग्रीन बेल्ट, वाइड सेक्टर के पार्क। लेकिन क्या है कि कनेक्टिविटी के मामले में उस टाइम ग्रेटर नोएडा लोग आते नहीं थे। लोग दिल्ली से नोएडा तक तो आ जाते थे, लेकिन नोएडा से ग्रेटर नोएडा आना बड़ा टिपिकल होता था, क्योंकि एक अननोन शहर था। नो डाउट हम खुद यूपी के हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन यूपी के नाम से कुछ टाइम पहले तक एक अलग इमेज भी बनी जी हुई थी जी लोगों के बीच जी। में।
दैट्स आर बहुत सारे रीजन थे। फिर एक सिंगल सी रोड आती थी। फिर एक जो सबसे बड़ा रीजन था कि ग्रेटर नोएडा आकर के एक तरह से कह लीजिए रोड खत्म हो जाता है, शहर खत्म हो जाता था। तो जिसको स्पेशल नोएडा या दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आना है, सिर्फ वही बंदा आता था। ऐसा नहीं था कि भाई ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ कोई एक्सप्रेसवे है, कोई एक पेरिफेरल रोड है या कोई बाईपास है कि मुझको जाना तो दिल्ली से अलीगढ़ है, दिल्ली से बुलंदशहर है, दिल्ली से लखनऊ है, तो मैं शहर के आसपास से निकलूँ या अंदर से निकलूँ तो मुझे शहर के बारे में पता लगे। तो उस मामले में आप कह लीजिए 2002 तक ग्रेटर नोएडा बिल्कुल अनटच था। लोगों की नॉलेज में बहुत कम चीज़ें आती थी, इंटरनेट मीडिया का ज़्यादा जमाना था नहीं, तो चुनिंदा लोगों को पता होता था कि भाई ग्रेटर नोएडा जगह है। जो यहाँ किसी वजह से आता था या किसी दूसरे रीजन से आया, उसने देखा तो नो डाउट प्लानिंग उसको चली कि लोगों ने बसाना शुरू करा, लोगों ने रहना शुरू करा। और अथॉरिटी ने भी शुरू में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दिया था। शुरुआत में किसी भी शहर की स्थापना होती है, शहर का जो एक बेसिक एक डेवलपमेंट बनता है, जो एक बेस बनता है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। इसका मेन पर्पज भी यही था। तो उसी के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एलजी कंपनी आई जो एमएनसी है, होंडा कार्स कंपनी आई वो भी एमएनसी है, एस्कॉर्ट, यामाहा, न्यू हॉलैंड, ट्रॉक्टर, डेंसो। तो जो बड़े बड़े मतलब कह लीजिए बड़े जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो आए। लेकिन कनेक्टिविटी के मामला ना होने से ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में सिर्फ एंड एक जगह ना किसी शहर का एक एंड पॉइंट हो जाना तो एंड पॉइंट तक रुक जाता था। इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए वो 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला, जब सन 2002 के अंदर नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बना, जिस एक्सप्रेसवे को अब आज की डेट में हम सब लोग यूज करते हैं, परी चौक से महामाया। 2002 से पहले एक्सप्रेसवे नहीं था। तब ये एक्सप्रेसवे की कल्पना की गई है बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, सोच समझ के। उस टाइम तो लगता था कि जंगल में हाईवे बना दिया, कौन लोग आएगा कौन जाएगा। उसका रिजल्ट आप देख सकते हो 20 साल बाद आज क्या हुआ, बिल्डिंग और क्या एमएनसी। और अगर वो नहीं होता, दूसरी बात करें, अगर वो एक्सप्रेसवे नहीं होता तो 100% मैं कह सकता हूं आज ग्रेटर नोएडा जिस कंडीशन में है, यमुना अथॉरिटी या एयरपोर्ट, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्योंकि अंदर का रोड इतना कंजेस्टेड हो चुका है, लोग आना नहीं पसंद करते, ट्रैफिक में घंटों लगते हैं। तो एक 2002 का आपका क्रांतिकारी बदलाव हो गया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। देन सेकेंडली यहाँ सबसे बड़ा जो अहम रोल हुआ था वो हुआ था नोएडा से जो आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, नोएडा टू आगरा यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं जिसको। ये आपका 2012 में ऑपरेट हुआ था। बनना स्टार्ट 2008-9 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेनली ऑपरेट 2012 में हुआ। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ग्रेटर नोएडा शहर को एक पहचान मिली। ग्रेटर नोएडा शहर सीधा डायरेक्टली आप कह सकते हैं बड़े बड़े शहरों से जुड़ गया। नोएडा से, दिल्ली से सीधा आप ग्रेटर नोएडा आते हैं। ग्रेटर नोएडा से मेन यमुना एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट स्टार्ट होता है। तो आप टूवर्ड ईस्टर्न यूपी लगा लीजिए पूरा, आप अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, और आप इलाहाबाद, प्रयागराज तक, ऊपर कोलकाता तक, मतलब पूरा कह लीजिए एक कनेक्टिविटी के मामले में लोग आते थे निकलते थे तो ग्रेटर नोएडा शहर को देखते थे कि भाई कहाँ से निकल रहे हैं हम, क्या चीज़ है, क्या बताया। तो लोगों में एक इंटरेस्ट जगा। तो उस जगने से लोगों को दिखने लगा कि ग्रेटर नोएडा क्या चीज़ है, भाई एक अच्छा शहर बसाया है, रहने के लिहाज से अच्छा है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर शहरों में, हम भी सब छोटे शहरों से ही आते हैं, देखा होगा ज़्यादातर एक छोटी छोटी कल्पना होती है, छोटा शहर बना दिया, छोटा रोड बना दी। एक बड़े स्तर पे इतना जहाँ कि सेक्टर से ज़्यादा सेक्टर के अंदर ग्रीन एरिया है, रोड जहाँ एक मेन रोड होता है उसके साथ साथ 3-3 सर्विस लेन है। तो उस मामले में ग्रेटर नोएडा नो डाउट तब से लेकर टिल डेट तक एनसीआर में भी कोई दूसरा शहर नहीं है। तो यमुना एक्सप्रेसवे को बनने से ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा चेंज आया, लोगों को दिखने लगा, एक पहचान मिली, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। थर्डली जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया, जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ओवरऑल इसको मतलब ये दिल्ली के चारों तरफ एक तरह से कह लीजिए बड़ा रिंग रोड है। हमारे यूपी वाले पार्ट में, यूपी हरियाणा से जुड़ा हुआ जो होगा उसको ईस्टर्न पेरिफेरल कहते हैं, और जो हरियाणा वाले पार्ट से जुड़ा होगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो ये ईस्टर्न वाला पार्ट हमारा सोनीपत से लेकर के पलवल तक जाता है, उसी बीच में हमारा ग्रेटर नोएडा पड़ता है। ग्रेटर नोएडा को क्रॉस करता है ये और यमुना एक्सप्रेसवे। और ग्रेटर नोएडा को आप मान लीजिए ग्रेटर नोएडा के मतलब बिल्कुल टचिंग पॉइंट पर है, मतलब टच करता हुआ है। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर कुछ उस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी। तो जो ग्रेटर नोएडा का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, वो जो पॉइंट है
वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि दिल्ली में बड़े ट्रैफिक्स के वाहन नहीं आएंगे, वो बाहर से बाहर जाएंगे, तो मेनली उसके लिए था। लेकिन लोगों को ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी पैसेंजर व्हीकल भी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, तो जो दिल्ली में एंट्री एग्जिट के लिए पॉइंट था वो हमारा ग्रेटर नोएडा वाला पॉइंट था। यानी दिल्ली का बंदा अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू सोनीपत, हरिद्वार, चंडीगढ़, आगरा या इधर आपका जयपुर, मानेसर जाएगा तो ग्रेटर नोएडा से होकर ही जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे का मेन पॉइंट, एग्जिट एंट्री पॉइंट वही था। तो उसके आने से ग्रेटर नोएडा के अंदर से लोगों का निकलना हुआ। अंदर से निकलने पर लोगों ने देखा यार ये तो बहुत शहर एकदम, मतलब जैसी इमेजिन हमारी नहीं थी इस शहर का, इस कल्पना का शहर है। तो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ा। और जो मेनली आप ग्रोथ ग्रेटर नोएडा के अंदर देखोगे वो 2019-20 से ही स्टार्टिंग लगा लीजिए। आप कह सकते हो 2005 से 19 तक रेट में मामूली 10 से 20% का इंक्रीमेशन हुआ होगा। लेकिन 2019 से और आज 2025 में बैठे हैं हम, 6 साल में अगर करोगे तो मतलब आप किसी पर्सन से पूछ सकते हो कै गुना, मतलब 5 से 6 गुना तक एप्रिसिएशन हुआ है। उसके बड़े पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों की एक विजिबिलिटी में शहर आया, लोगों को दिखा कि शहर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। उसके साथ साथ यहाँ जो एजुकेशन का हब है पूरा नॉलेज पार्क, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। एक नॉलेज पार्क करके अलग सेक्टर बसाया अथॉरिटी ने, जिसमें करीब 150 से 200 मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे आपका लगा लीजिए देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से बच्चे आते हैं, मतलब आप 150 कॉलेज में लगा सकते हैं कितने लाख बच्चे होंगे। तो ये 3 चीज़ें जो रही मैंने बताया आपको, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रेटर नोएडा के लिए आप कह लीजिए एक तरह से वरदान साबित हुए हैं। इनके आने से ग्रेटर नोएडा को जो एक सुस्त रफ्तार थी वो एक रफ्तार बहुत तेजी से मिली, लोगों का आवागमन बढ़ा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। देन उसके साथ साथ ही जैसे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लोगों का जो बाहर के इन्वेस्टर है, जो एफडीआई वगैरह होती है उनमें कभी है, तो उस रेशो से भी शहर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ एमएनसीज कंपनी का, लाइक ओप्पो, वीवो, एक बड़ी कंपनी आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसके हज़ारों वेंडर आते हैं। तो उस वजह से यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बना। एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोग काफ़ी आए, लोग आते हैं रहते हैं, तो जगह की ज़रूरत भी होती है, लोग इंटरेस्ट खरीदते भी अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों से शहर पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा इन 3 प्रोजेक्टों के साथ। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आज अगर बाय रोड हम बात करते हैं तो एक हमारे पास चलिए एक जगह है, एक रोड है हमारे पास कि हम वहाँ से आ जा सकते हैं। बट अगर मैं प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो आज यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं अभी ना के बराबर कह सकते हैं। हाँ, बट अगर फ्यूचर में अगर हम बात करें तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं या ऐसी कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के नए नए तरीके स्टार्ट होने वाले हैं जो एक साइड हमें आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ भी कनेक्ट करे, दूसरी तरफ हमें दिल्ली, इधर आपका हरिद्वार, ये सब भी कनेक्ट करे? देखिए, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटी काम कर रही है आज की डेट में। फर्स्ट आपकी नोएडा हो गई, सेकंड ग्रेटर नोएडा, थर्ड ईडा के नाम से बनी है। ईडा जो अथॉरिटी बनी है, आप आगे जाकर फ्यूचर में देखोगे जो डेवलपमेंट नोएडा में हुआ है, जो सारी एम्यूनिटी फैसिलिटी रेजिडेंशियल सेक्टर वहाँ पर है जो ग्रेटर नोएडा में है, आने वाले समय में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वही चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन ईडा शहर का नाम ही यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर पड़ा है। ये शहर नोएडा ग्रेटर नोएडा लगे तो उस शहर का जिसका नाम ही एक्सप्रेसवे पे पड़ा हो तो उसका जो मेन एक फोकस या मेन एंट्री है, एक मेन जो आप कह लीजिए एक यूएसपी है शहर की, वो उसका एक्सप्रेसवे होना ही है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास से स्टार्ट होता है, आगरा तक जाता है, 165 किलोमीटर का शहर है। इसी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इर्द गिर्द ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपने सेक्टर्स की प्लानिंग की है। तो एक सबसे बड़ा जो इसका मेन आप एंट्रेंस कह लीजिए या मेन कनेक्टिव है वो, मतलब हमेशा फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, फ्यूचर में 1-1, 2-2 लेन और एक्सपेंड हो सकती है, तो 8 लेन का एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इंडिया का सबसे पहला पीपीपी मॉडल का एक्सप्रेसवे है, सबसे पहला आरसीसी कंक्रीट का एक्सप्रेसवे है इंडिया के अंदर, सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का एक्सप्रेसवे, जो मतलब आज भी इंजीनियरिंग के मामले में क्योंकि एक नायाब उदाहरण है, एकदम बिल्कुल इतना अच्छा बना हुआ है। तो ये एक्सप्रेसवे हमेशा यमुना ईडा सिटी के लिए एक एंट्रेंस गेट की तरह काम करेगा।
इसकी प्लानिंग इस तरह करी हुई है, जमीन से 20 फीट उठा करके, इर्द गिर्द कोई आसपास का आबादी नहीं है, 6-8 लेन का आज है, फ्यूचर में एक्सपेंड हो, तो कभी इस पे आप ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम कह लीजिए, या कोई इंक्रीमेशन की बात कह लीजिए, या कोई इंक्रोचमेंट हो जाएगा वो कह लीजिए, वो कभी नहीं होने वाला। तो ये तो आपका मेन एंट्रेंस एक रहेगा ही। आप 10 मिनट की आज की डेट में ट्रेवलिंग जर्नी टाइम है, 0 पॉइंट से जाइए आप 10 मिनट में ईडा के सेक्टर में पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा से ईडा तक के लिए 60 मीटर का रोड भी तैयार है, जो आपके यमुना एक्सप्रेसवे के टुवार्ड पैरेलल लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा, टुवार्ड आगे की तरफ जाएंगे आप। वो 60 मीटर रोड से आप आज की डेट में ईडा के सेक्टर 18, सेक्टर 20, फिल्म सिटी, सेक्टर 28, सेक्टर 29 तक आप आज की टिल डेट तक जा सकते हो। उसमें जाने का फायदा कह रहा है कि जो सेक्टर्स के लोग हैं, जो नियर बाय यूनिवर्सिटीज या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो यूज कर सकते हैं। सेकेंडली नीचे का रोड मतलब अथॉरिटी ने बनाया, तो ये एक टोल टैक्स फ्री रोड भी है। एक्सप्रेस वे पर थोड़ा 20-30 रुपये का आपको टोल देना पड़ता है। तो एक मेन एक्सप्रेस वे कनेक्टिव हो गई, दूसरा 60 मीटर रोड जो ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिव वाला है। और जो कनेक्टिविटी के मामले में इसमें जो सबसे बड़े बदलाव आएंगे फ्यूचर में, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक रैपिड ट्रेन का है, नमो भारत ट्रेन। वो वर्ड पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी न्यूज़पेपर्स में चल रहा है। तो हमारे जैसे देश में सबसे पहले रैपिड प्रोजेक्ट मेरठ से दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट बन के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल ने जो दिल्ली के आसपास कर 100 किलोमीटर की रेंज के शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मेरठ, सोनीपत, आगरा, मुरादाबाद, गुड़गांव से आगे मनेसर, इन शहरों को एक ऐसी फास्ट ट्रेन के साथ जोड़ने की स्कीम बनाई है कि 70-80 किलोमीटर दूर का बंदा भी डेली दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आके जॉब कर सके, अपना काम सके, पर डे रिटर्न कर सके। तो वो एक रैपिड ट्रेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। इन द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में कहूँ तो इंडिया के लिए एक वरदान साबित होगा। तो वो आज की डेट में ऑपरेट है गाजियाबाद से मेरठ तक का नमो रैपिड ट्रेन कहते हैं जिसको, जिसकी स्पीड 160-70 किलोमीटर के आसपास रहती है। यानी दिल्ली से मेरठ आप मुश्किल से मात्र 40-50 मिनट में पहुंच जाते हो। तो उसका जो गाजियाबाद से और मेरठ तक का सेक्शन चला हुआ है, अगले 2-3 महीनों में गाजियाबाद से दिल्ली मेन उसका जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है वो सराय खाले खां स्टेशन से और मेरठ तक का है। तो सराय खाले खां से और जो नोएडा के बीच का गाजियाबाद तक का पार्ट है वो भी थोड़ा टाइम लग रहा, 2-3 महीने हो जाएगा। तो सीधा आपकी दिल्ली के सराय खाले खां स्टेशन से मेन सेंट्रल दिल्ली पॉइंट है, वहाँ से मेरठ तक का सफ़र हो जाएगा। तो उसी की लाइन जो गाजियाबाद में है, गाजियाबाद से लेकर के और जो अपना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, वहाँ तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रूट प्लान किया है, जो गाजियाबाद से स्टार्ट होगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा परी चौक, कासना होते हुए सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। एक मतलब आप कह लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा शहर के बीच से एक थर्ड पॉइंट बनेगा। वो उसकी डीपीआर बन चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी फिजिकल रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल को दे चुकी है। अब सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल फंडिंग करेगा मैक्सिमम, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। तो उसका पहला फेज बनने की उम्मीद है 2027 तक। उसका सर्वे वगैरह हो चुका है ग्रेटर नोएडा। तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि आज की डेट में गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट ग्रेटर नोएडा से डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यहाँ से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, कॉलेज या अपने इंडस्ट्रियल उससे जॉब करने वाले लोग। तो वो एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कनेक्टिविटी के मामले में बहुत एक बड़ी मेगा लाइन होगी। तो वो लाइन फेज 1 2027 का आपका ग्रेटर नोएडा तक और 2029 का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनेगा। तो आपका पूरा वेस्टर्न यूपी थ्रू रैपिड ट्रेन के एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा, ग्रेटर नोएडा से होता जाएगा, वो यमुना एक्सप्रेस वे पर भी जाएगा। थर्ड आपका ईस्टर्न पेरिफेर एक्सप्रेसवे जो है, जो मैं बता रहा हूँ, जिसका एग्जिट एंट्री पॉइंट ग्रेटर नोएडा में है, उस पर भी जो यमुना एक्सप्रेसवे के एग्जैक्ट ऊपर है, वहाँ उसके इंटरलूप का काम स्टार्ट हो गया, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो ईस्टर्न पेरिफेर एक्सप्रेसवे आने जाने वाला आदमी ग्रेटर नोएडा प्लस यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 10 मिनट में किसी भी सेक्टर में होगा। थर्ड एक फोर्थ और जो है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनना है, जो ऑलरेडी एक पार्ट में चल चुका है। उसका जो फरीदाबाद का पॉइंट है, फरीदाबाद से लेकर के नोएडा एयरपोर्ट तक एक नया अलाइनमेंट बना है 32 किलोमीटर का, उसका भी 80% काम पूरा हो चुका है। तो वो स्पेशली एक एयरपोर्ट के लिए बनाया है कि दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट आने वाले लोग
सीधा एयरपोर्ट Direct से कनेक्ट हो सके, तो वो एयरपोर्ट से कनेक्ट के साथ साथ शहर को भी फायदा देगा। तो ये 4-5 मेगा ऐसी कनेक्टिविटी है जो इसको एक अलग से एक यूनिक एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो जैसे कि भैया आपने हमें बताया कि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात बताई आपने, ग्रेटर नोएडा यमुना की स्टार्टिंग बताई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, या फिर आने वाले अगले 5 साल की बात करें, तो क्या प्राइस डिफरेंस रहा है ग्रेटर नोएडा या यमुना दोनों में? अगर हम बात करें तो इन 15 साल की अगर हम बात करते हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या चेंजेस आए हैं, मतलब एक परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे ग्रेटर नोएडा मैंने बताया कि 2012 जब ये यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये ऑल कह लीजिए ज़्यादातर जो एक कह लीजिए आम पब्लिक है या एक जनरल सिटीजन है कोई, उनकी नज़रों में आया कि क्योंकि उससे पहले सिर्फ इन्वेस्टर आते थे या जिनको इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग जिनका काम पड़ता था वही आते थे। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने से लोगों का आना हुआ, लोगों ने यहाँ फैसिलिटी देखी, लोगों ने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, लोगों ने यहाँ फैसिलिटी देखी, इतने बड़े बड़े एजुकेशनल सेक्टर के बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उन चीज़ों से लोगों का इंटरेस्ट 2012 के बाद आप कह लीजिए, मतलब जो आप इसकी ग्रेटर नोएडा के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर 2012 तक ग्रेटर नोएडा में एक अजीब सा ठहराव सा रहता था, जो एक थोड़ी सी मूवमेंट ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ 2012 के बाद स्टार्ट हुआ, जब यमुना का कह लीजिए जब वो मतलब इनिशियल फेज था, क्योंकि 2009 में नवंबर में यमुना एक्सप्रेसवे जो 18 सेक्टर 20 है इसकी स्कीम को लॉन्च किया था। स्कीम लॉन्च 2009 में जरूर कर दी थी, लेकिन जब अथॉरिटी ने सारी लैंड का सैटेलाइट सर्वे कर करके अलॉटमेंट कर दी, मौके पे फिजिकल आप कह लीजिए जो लैंड की पोजीशन थी अथॉरिटी के पास बिल्कुल नहीं थी। अथॉरिटी को होता था कि सैटेलाइट इमेज से, सैटेलाइट से जो इमेज आ रही दिखी उसका करके एक मैप एस्टेब्लिश कर दिया, अच्छा से ड्राफ्टिंग करा करके वो स्कीम लॉन्च कर दी। लेकिन तब तक अथॉरिटी को ये पता नहीं था कि लैंड एक्विजिशन करने में कितनी समस्याएं आती हैं। अथॉरिटी ने 2009 में स्कीम निकाली, बोला कि 3 साल के अंदर हम पोजीशन दे देंगे, यानी 2012 में पोजीशन दे देना चाहिए था। लेकिन जब ग्राउंड पे काम नहीं किया, ग्राउंड पे अधिकारी पहुंचे, वो करे, तब पता लगा। तो 2009 में स्कीम आई जरूर थी, लेकिन उसकी आप 2018 तक 9 साल में आप कह सकते हो कि वो यमुना का एरिया आप 0 से अगर 100 पॉइंट की बात करो तो 0 से 10 पॉइंट तक पहुंचा सिर्फ, जबकि उसको 2012 में पोजीशन देना था, क्योंकि बहुत सारी कानूनी अड़चनें आई, फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, गवर्नमेंट बीच बीच में चेंज होती थी चीज़ें। तो मतलब 2018 तक, 9 से लेकर 18 तक यीडा एरिया में कह लीजिए आप सेल परचेज का मूवमेंट ना के बराबर था, क्योंकि लोगों को मौके पे कुछ दिखता नहीं था, मौके पे कोई ऐसी डेवलपमेंट थी नहीं। फिर एक सबसे बड़ा जो पार्ट था वो पूरा ईडा एरिया, वो एक प्रोजेक्ट जो था उस पर टिका हुआ था, नोएडा एयरपोर्ट जी। हर व्यक्ति की, हर इन्वेस्टर की, हर एक आम आदमी की, सबकी निगाह रहती थी कि भाई यमुना एरिया अगर एयरपोर्ट बनेगा तो डेवलप होगा, इसका फ्यूचर है। अगर एयरपोर्ट या प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो उसका फ्यूचर नहीं। सब लोग यही मानना था कि वो फ्यूचर इस तरह नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा रीजन वही था। एयरपोर्ट का जरूर 2005 से इसका चर्चा है, लेकिन 2010, 12, 15 तक भी कोई नहीं। 2018 में एयरपोर्ट को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई, मतलब चर्चा कह लीजिए उस पर एक गहन मंथन शुरू हुआ स्टार्ट से। जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम गवर्नमेंट आ गई तो उनमें आपसी समन्वय होने के बाद इस पर चला। तो उसकी कहते हैं कि वो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट था वो बाहर निकल के आया एयरपोर्ट का। कैसे 2018 में बाहर निकल के आया तो एयरपोर्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने लगी, उसके रिलेटेड भाई कौन कंपनी काम करेगी, किस तरह इसका वो होगा, उसकी एक्विजिशन स्टार्ट हुई। तो लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत हुई कि भाई ये एयरपोर्ट का जो बहुत दिन से एक एक्सटेंडेड में काम पड़ा था, एक वो था कि एक सेकंड ऑप्शन में था स्टार्ट, ये एयरपोर्ट शायद बन जाए। तो उसको बनने के साथ नोएडा के साथ साथ यमुना अथॉरिटी में लोगों में थोड़ी प्रॉपर्टी में हलचल हुई कि भाई एयरपोर्ट बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ प्राइस हाइक होंगे, चीज़ें आएंगी, कंपनी आएंगी। तो वहाँ 2019 से प्राइसिंग आप कह लीजिए 2009 में जब अलॉट हुई थी स्कीम और 2018 तक जो प्लॉट का रेट था उसी के 2-4-5 लाख रुपए इर्द गिर्द आने वाले। 2019 तक 25 लाख रुपए तक टोटल 300 मीटर प्लॉट की वैल्यू होती थी, जो ऑलमोस्ट 2012-13 में पहुंच गई थी, वो 2018 तक रही थी, क्योंकि इतना लोगों को विश्वास नहीं था कि वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, चीज़ें आएंगी। लेकिन जैसे एयरपोर्ट अपने पाइपलाइन से बाहर निकल गए, ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट हुआ,
उसका एजेंसी निर्धारित हुई, कौन एजेंसी बनाएगी किस तरह, तो वहाँ प्रॉपर्टी के रेट में पंख लगने स्टार्ट हो गए। 2009 से कोविड आ गया, कोविड में थोड़ा सा वो ठहरा, लेकिन आफ्टर कोविड तो वहाँ बहुत तेजी आई। कोविड के बाद तो आप इतनी तेजी दे सकते हो कि मतलब एज ए आप कह सकते हो कि जैसे शेयर मार्केट, लोगों कहते भी भाई बहुत ज़्यादा हाइप हुई है, मार्केटिंग रखी है, लेकिन हम लोगों को तब भी विश्वास था हाइक नहीं, वो एरिया इस तरह का है, इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है। एक एयरपोर्ट जो है अपना इंडिया का सबसे बड़ा है, ये एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो जिस दिन अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा, आप जो हाइप हमने बनाई है, हमारे हाइप से भी 10 गुना ऊपर आप उसको देखोगे, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट के आने से अब हालिया दिनों में आप देखते होंगे कि भैया आप चिप कंडक्टर यूनिट भी वहाँ स्थापित होने वाली है। फॉक्सकॉन जो कंपनी जो एप्पल्स पे वो बनाती है, उसकी इंडियन कंपनी है SCL कंप्यूटर्स का, नोएडा के अंदर बहुत बड़ा नाम है, मदर बेस कंपनी है नोएडा की। उसके साथ एक अपना इसका सेमीकंडक्टर चिप जो इंडिया में एक हब बनने वाला आने वाले टाइम में, वो प्रोजेक्ट भी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया यमुना एक्सप्रेसवे। उसके अलावा फिनटेक सिटी हो गई, ओलंपिक सिटी हो गई, आपकी मेडी सिटी हो गई, और आपकी कई एक अभी ट्रैक्टर की इंटरनेशनल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये चीज़ें अभी इनिशियल फेज में स्टार्ट होने लगी, तो लोगों को विश्वास लगा कि भाई चीज़ें होंगी। और एयरपोर्ट का काम आप देख लीजिए, आप एयरपोर्ट भी एजेंसी में निर्धारित होगी, काम भी हो गई। अब नेक्स्ट जुलाई या अगस्त में एयरपोर्ट का पहला फेज 100% ऑपरेट भी हो जाएगा, जो काफ़ी दिन से पेंडिंग में चल रहा था। इंटरनेशनल कुछ औपचारिकताएं होती है, वो हो गई। तो अभी आज की करंट की डेट में बात करोगे, जो 25 लाख का प्लॉट था, उसका आज मान लीजिए आप 10 गुना तक एप्रिसिएशन हो गया। ऑन ओवरेज मानेंगे आप 70,000 रुपये मीटर के आसपास कर, आज करंट में बात करते हैं हम, एयरपोर्ट के आसपास कर, जो ईडा एरिया है, 70,000 रुपये मीटर के आसपास कर है। लोगों को, कुछ लोगों को लगता है वो भी आज की डेट में वो काफ़ी एक हाइक प्राइस है, लेकिन मैं बताता हूँ ना, आज की डेट में हाइक प्राइस है ना, कभी फ्यूचर में रहने वाला। 5 साल बाद हम इस टॉपिक में बैठेंगे तो तब हम कहेंगे, तब ये बात कहते थे कि, क्योंकि देखिए देश में क्या है, स्पेशली एनसीआर में आज की डेट में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। इंडिया से छोड़िए, पूरे विदेशों से लोग आकर के यहाँ कंपनियाँ वर्किंग है, तो लोगों की ज़रूरतें हैं, बेसिक कम्युनिटी जो घर, कपड़ा और मकान की होती है। तो जॉब के बाद सबसे पहला इंसान, खास करके इंडिया जो आदमी मेंटलिटी होती है, एक अपना मकान जरूर ढूंढता है आदमी। तो नोएडा में अच्छी कंपनी है, अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि लैंड बैंक अवेलेबल नहीं है, सैचुरेशन आ चुका है। तो वहाँ तो आप सोच सकते हैं, एक एवरेज आदमी छोड़िए, अपर एवरेज लेवल का कोई बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम वहाँ पे नोएडा में देखोगे आप, लोवेस्ट सेक्टर में 2 लाख रुपए स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होकर 6, 7, 8 लाख रुपए स्क्वायर मीटर तक रेट जाते हैं। तो वहाँ पर एक लिमिट रह चुकी है, एक क्लास है बस, वही अफोर्ड कर सकती है। उसके बाद जिनका नोएडा में अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग ग्रेटर नोएडा में आते हैं। ग्रेटर नोएडा डेफिनेटली, मैंने पहले कई वीडियोज में बोला, आज भी बोल रहा हूँ, इन द सेंस ऑफ रेजिडेंशियल, रहने के माहौल में पूरे एनसीआर में, ना सिर्फ नोएडा से, पूरे एनसीआर में ग्रेटर नोएडा से बेटर शहर है कोई नहीं। उसके लिए मैं नहीं कहता, अगर किसी को इस चीज़ पर थोड़ा डाउट या होता, आदमी शहर में आकर देख सकता है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले को देख सकता है। इतना खुला हुआ, फैला हुआ, इतना सेक्टर्स, इतने ग्रीनरी है, और जो बेसिक होती है बच्चों के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, वो सारी सब चीज़ें अवेलेबल है। और आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट भी इतना है कि इंडस्ट्री डे बाई डे बहुत बढ़ती जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में वो चीज़ है। तो ग्रेटर नोएडा के बाद आता है हमारा थर्ड शहर, ईडा शहर। आज ग्रेटर नोएडा में भी अच्छा खासा रेस हो गया। ऑन एवरेज यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट कह सकते हो। 1.5 लाख रुपए का अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी ग्रेटर नोएडा में सब कैटेगरी के हाउसेस हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक के सेक्टर्स, थोड़े कोई डेवलप्ड है, कोई कम डेवलप्ड है। तो यहाँ ऑन एवरेज आदमी, इंसान एक मतलब हाउस की जो अपनी करना चाहता है, जरूरत पूरी हो जाती है। यमुना में अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो अभी रहने के लिए बुनियादी सुविधा एक आदमी को चाहिए होती है, वो ईडा एरिया में भी है नहीं। लेकिन जिस दिन बुनियादी सुविधा हो जाएंगी, उस दिन उसका रेट भी ग्रेटर नोएडा के इक्वल हो जाना है। आज रेट वहाँ ग्रेटर नोएडा से हाफ रेट है। आज 70,000 रुपये के आसपास का रेट है। ग्रेटर नोएडा 1.5 लाख रुपए का रेट है। तो रेट वहाँ पर हमने बताया कि 25 लाख से आपको 2.5 करोड़ तक का प्लॉट बिका। आज 70,000 रुपये के रेट से 2 करोड़ 10 लाख रुपए ऑन एवरेज प्राइस है। अगले 5 साल में देखोगे तो हो सकता है वहाँ प्राइस 300 मीटर का प्लॉट ही 5 करोड़ रुपए का हो जाए।
उस एक्सपेक्टेशंस को मैं तो मानता हूं, लेकिन विश्वास आप ना करे कोई ना करे, लेकिन ये डेफिनेटली वहां पर जो एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है ना अनुज जी, जो आपका गुड़गांव एरिया में है ना, जितना एमएनसी और आईटी कंपनी का हब है, वो उस तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगा है। शिफ्ट हो रहा है। जिस दिन वो डाइवर्ट होकर के वहां एस्टेब्लिश होने लगा ना, वो हो सकता है पार्ट, मतलब ग्रेटर नोएडा तो अपने आप में हैगा, लेकिन इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, आसपास का, उस मामले में हम सबको पीछे छोड़ दे ईडा वाले एरिया। तो जब वहाँ इंडस्ट्री बनेंगी, आईटी कंपनियां पनपेंगी, तो आसपास का रिहाइश का माहौल भी बनेगा। तो डेफिनेटली रेट, आज जो रेट हैं, आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख रुपये मीटर भी हो सकता है। और इतना रेट वहाँ आज की डेट में नहीं करता हो डीजल। 5 साल बाद जब बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, एयरपोर्ट ऑपरेट हो जाएगा फुल फेज में, फिल्म सिटी बन जाएगी, आसपास का सेमीकंडक्टर चिप लग जाएगी, तो जो नोएडा का 5-6 लाख रुपए का रेट है, तो उसका आधा रेट तो वहाँ हो ही सकता है। नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, 20 मिनट में नोएडा से आप वहाँ पहुँच सकते हो। इंटरनेशनल टाइप के वहाँ सारी कनेक्टिविटी, मेरिट, आपकी रैपिड रेल से लेकर के मेट्रो, ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर के एयरपोर्ट तक एक अलग मेट्रो प्रपोज्ड है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपने सुना होगा, एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो दिल्ली वाराणसी रूट बन रहा है। वो रूट भी अपने इसी एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से होकर जाएगा, और उसका एक स्टेशन भी एयरपोर्ट के अंदर बनेगा। यस, उसका एयरपोर्ट के अंदर उसका स्टेशन प्रपोज्ड है। तो ये सारी जो लोकेशन और ये सारी जो एडवांटेज है, ये एक इस पूरे एरिया का यूनिक पहचान देंगी। और आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा का भी और ईडा का भी रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1.5 से 2 साल, 3 साल, 5 साल में, ये कई लाख गुना ज़्यादा, मतलब लाख का मतलब जो 1.5 लाख का रेट है वो 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है, और वहाँ का रेट 70,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए मीटर भी हो सकता है, और होने की पूरे चांसेस है, और होने के पीछे उसके पूरे एक ठोस प्रमाण भी है जी। अगर हम अभी करंट सिचुएशन में बात करें, तो यमुना हो या ग्रेटर नोएडा, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट लोग देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? कमर्शियल में देख रहे हैं, रेजिडेंशियल देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल में देख रहे हैं? देखिए, लोगों का मैंने सबसे पहले बताया आपका, बेसिकली ये जो शहर की कल्पना की गई थी ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये एक इंडस्ट्रियल शहर की कल्पना पर आधारित था। रेजिडेंशियल में तो ये ऑटोमेटिक बन गया, कह सकते हो आप, जहाँ इंडस्ट्री होती है रेजिडेंशियल भी चाहिए, और रेजिडेंशियल में भी अच्छे खासे सेक्टर बने, ऐसे नहीं। लेकिन जो इस शहर की मेन उद्देश्य था बनाने के पीछे गवर्नमेंट का, वो था एक इंडस्ट्रियल हब का। तो इंडस्ट्रियल हब जैसे हमारे देश में 90 के दौर में एक अलग दौर होता था, एक फैक्ट्री, कारखाने, धीरे धीरे चेंज हुआ, अब वो ऑफिस में हो गया, अब वो आईटी में चेंज हो गया। तो हमारा देश अब आईटी में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ पर है, और आप कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में आईटी की नोएडा तो कैपिटल है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये मतलब पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 हो जाए, जैसी जैसी प्लानिंग चल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ रोज़गार के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 1000 क्या, आप मतलब मिलियंस में कह लीजिए, डेली मतलब आते हैं, इतने लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। तो सबसे अहम जो ज़रूरत होती है लोगों की, वो एक घर की होती है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो पोटेंशियल वैल्यू है और जो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है, वो एक अपना घर खरीदने की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रेट में आप इंक्रीमेशन कह लीजिए या चेंज होता है, रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की होती है। वो एक आप प्लॉट हो, या आपका कोई फ्लैट हो, या कोई और दूसरा विला टाइप का हो, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है सेक्टर, वो रेजिडेंस सेक्टर है। बाकी कॉमर्शियल का भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। कॉमर्शियल का आने वाले टाइम में चीज़ें अभी शहर के अकॉर्डिंग हुई नहीं है, वो चीज़ें आएंगी तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर वो ये जो आदमी अपना घर ले लेता है, घर लेने के बाद फिर सेकंड ऑप्शन पर कॉमर्शियल जाता है। फिर इंडस्ट्रियल भी एक शहर के लिए मैंने बताया बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल में भी मतलब जो उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो लेते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल हर कोई नहीं, जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, उसके स्पेशल सेगमेंट, और हमेशा होता है इंडस्ट्री को। ये एक इंडस्ट्री एक आदमी होती है, वहाँ जॉब करने वाले 1000 लोग होते हैं। तो 1000 लोग में से 100 लोग तो होते हैं जो आसपास का रेजिडेंशियल अपना रेजिडेंशियल कुछ हाउसेस देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल मार्केट रहनी है वो रेजिडेंशियल सेक्टर वाले रहने वाली है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम आज की बात करें, क्योंकि कई लोग हैं जो मतलब हमारे पास भी जैसे क्वेरीज आती हैं, तो पूछते हैं कि अगर इस रेट में हम यमुना पर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ग्रेटर नोएडा चले जाएं इस रेट में। जी। चीज़ कम मिल जाएगी, बट रेडी टू मूव इन तो है, फैसिलिटीज़ तो हैं। जी। देखिए, उस बारे में छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा आपको अनुज जी।
जैसे ग्रेटर नोएडा मैंने बताया, ग्रेटर नोएडा शहर 91 में बना था, 25 हो गया है, तो मोटा मोटा लगा हुआ है आप, मतलब 35 साल का सफर हो गया। तो 35 साल एक शहर को बसने के लिए भी जो एक्सपर्टीज बोलते हैं किसी शहर की स्थापना होती है 20 से 25 साल लगते हैं। तो शहर ग्रेटर नोएडा 25 साल हो चुके हैं, तो 25 साल मतलब शहर एक बसने की एक कहते हैं ना एक रूपरेखा होती है, बसने का एक आकार होता है, तो ग्रेटर नोएडा उस आकार को ले चुका है। ग्रेटर नोएडा में रहने के लिहाज से वर्ल्ड क्लास के सेक्टर्स है, गोल्फ कोर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, बच्चा आपका नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक, इंजीनियरिंग तक, एमबीबीएस तक कर सकता है। पढ़ यहाँ पे बच्चा आपका सकता है ग्रेटर नोएडा में, मैंने बताया नर्सरी से लेकर पीएचडी कर सकता है। जॉब आपका बच्चा यहाँ कर सकता है, छोटी इंडस्ट्री से लेकर 200 मीटर से लेकर के 2 लाख स्क्वायर मीटर तक की इंडस्ट्री है। तो रहने के लिए जो एक शुद्ध पेयजल चाहिए वो ग्रेटर नोएडा गंगा जल की आपूर्ति होती है। ग्रीन रेशियो एरिया बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी आप यमुना एक्सप्रेस वे, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देश के किसी भी कोने में किसी भी टाइम जा सकते हो आप। बाई कार ग्रेटर नोएडा किसी भी सेक्टर से आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हो, हैसल फ्री, कहीं कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। तो जिसको करंट में रेजिडेंस करना है, जिसको कि मेरे को भाई अभी ज़रूरत है, मेरी फैमिली है, मेरी जॉब है, मुझे है, तो उसके लिए तो नो डाउट ग्रेटर नोएडा सबसे बेस्ट ऑप्शन, और इससे दूसरा ऑप्शन भी है नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जिनको करंट में रहने की इच्छा है, करंट में चीज़ें चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी एक हेल्थ, अच्छी एक आसपास का सराउंडिंग में एरिया चाहिए, तो ग्रेटर नोएडा आप आज की डेट में किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हो, किसी भी सेगमेंट छोटे से लेकर बड़े तक वो उसमें जा सकते हो। तो ग्रेटर नोएडा हो गया आपके एंड यूज के पर्पज से, करंट यूज में आज चाहते हो। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, जैसा आपने कभी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी देखी हो, तो उसका एक नीचे लोगो है, फ्यूचर इज हेयर। ग्रेटर यमुना अथॉरिटी का जो एक लोगो है, मतलब उन्होंने जो एक रखा है अपनी, एक कह लीजिए पंच लाइन, वो है फ्यूचर इज हेयर। यानी यमुना है भविष्य का शहर। भविष्य यानी अब 10 से 15 साल लेके आगे सोच के चल रही हैं। यानी कह लीजिए आप, हो सकता है हमसे आने वाले नेक्स्ट जैन, मतलब हालांकि रेजिडेंस वहाँ कई सारे गौर सिटी का प्रोजेक्ट लोग वहाँ रह रहे हैं, एलटीएस एलोरे का वहाँ लोग रह रहे हैं, और सेक्टर्स में भी कुछ मकान बन चुके हैं। अगले 5 साल में बहुत सारे 5 साल में मतलब रेजिडेंस माहौल हो जाएगा। लेकिन वहाँ अभी थोड़ी सी जो बेसिक एम्यूनिटी फैसिलिटी, जो हेल्थ से रिलेटेड, स्कूल कॉलेज, जो एक सभी चीज़ें आसपास का चाहिए, वो अभी नहीं है। तो वहाँ आप अगर 10 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हो सोच के बसने की, बस 15 साल बाद की कर रहे हो, तो वहाँ उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंडली आपको मान लीजिए बसना भी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से देखते हैं, तो इस जिस रेट में चीज़ें आज चल रही हैं, एनसीआर के किसी भी शहर में उठा करके देख लेना, अच्छे डेवलप्ड एरिया में किसी गवर्नमेंट के सेक्टर्स में आपको कहीं पर भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और स्पेशली जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा हो इस टाइप का, किसी भी हिंदुस्तान में आप एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कर कोई भी एरियाज देखोगे, तो जो एक उसके सराउंडिंग में बहुत आउटर में एरिया पड़ता है, 1-1.5 लाख रुपये मीटर से, वहाँ भी कहीं आपको रेट नहीं मिलेगा। तो 10 साल बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बसने की, तो यमुना में जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हो आप, इतना अमाउंट आपके पास में, वो आपका गोल्डन अमाउंट रहेगा, तो उस 2 पर्पज से आप वहाँ जा सकते हो। करेंटली या एंड यूज के पर्पज से जाओ तो आपको ग्रेटर नोएडा बेस्ट ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन बेस्ट है, शहर दोनों अच्छे हैं, दोनों प्लानिंग, लेकिन करंटली में रहने के लिए ग्रेटर नोएडा बेस्ट है, फ्यूचर के लिए स्पीड आने वाले। बहुत अच्छा लगा लकी सर, आपने हमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें बताई जो हमें भी अभी तक, जिन चीज़ों का हमें भी नहीं नॉलेज नहीं थी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बिकॉज हम ये जितना भी पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें हैं, ये आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलती रहेंगी ये सारी चीज़ें, बट हमारे पॉडकास्ट बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि आपको चीज़ें कंटिन्यूस वे में पता चलती रहे कि हाँ क्या क्या डेवलपमेंट जो आपकी नज़र से छूट गया वो भी हम पॉडकास्ट में कवर कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, और धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात हो। बिल्कुल श्योर, श्योर। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, और प्लीज़ कीप वॉचिंग अस।